हेलो एवरीवन, वेलकम टू 360 डिग्री क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि, जो कि हमारे क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। ओके, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी वीडियो जो है आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि। इस चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जनसंख्या वृद्धि क्या है। व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, जनसंख्या वृद्धि क्या है। किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ओके, फिर से सुन लीजिएगा। किसी निश्चित अवधि, क्या नहीं बोला मैंने? किसी निश्चित अवधि। किसी निश्चित अवधि का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है। मतलब कि सपोज मान लीजिए कि देखिए मेनली क्या होता है कि हमारा जो जनगणना होता है वो 10 सालों का होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग किसी निश्चित अवधि का मतलब क्या है कि 10 सालों में, ठीक है, किसी निश्चित क्षेत्र के, अगर हम किसी निश्चित मान लीजिए इंडिया मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि इंडिया में 10 सालों के अंदर, है ना, निवासियों की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब ये बताएगा क्या हमें? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब ये जनसंख्या वृद्धि, निवासियों में परिवर्तन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है कि इन 10 सालों के बीच में, इन 10 सालों के बाद जो है यहाँ की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई हो। ठीक है, अगर यहाँ की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई हो, ठीक है, और जनसंख्या अगर बढ़ गई है तो उसे बोलेंगे हम लोग धनात्मक वृद्धि कहेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश यहाँ की जनसंख्या क्या कर, किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या जो है किसी निश्चित अवधि में यदि वहाँ के निवासियों की संख्या घट गई है तो उसे बोलेंगे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। ओके, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह दो तरह का होता है, धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि। धनात्मक कब होगा? जब जनसंख्या बढ़ जाएगी। ऋणात्मक क्या होगा? कब होगा? जब जनसंख्या घट जाएगी। जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि अभी, ठीक है, अभी इंडिया की अभी मान लीजिए कि अभी किसी क्षेत्र की इंडिया की पॉपुलेशन जो सपोज डेट अभी मान लीजिए कि 3 अरब है, 1 अरब है सपोज डेट। ठीक है, मान लीजिए कि 1 अरब है। अब फिर इसी को हम काउंट करते हैं 10 साल बाद। ठीक है, तो ये क्या मिला हमको? सपोज हमको मिला 2 अरब मिला। तो यहाँ पर क्या हुआ है? इंडिया की जनसंख्या में क्या हुई है? धनात्मक वृद्धि हुई है। वही अगर 1 अरब से कम जाता, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? इसे ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए, जनसंख्या की वृद्धि को हम लोग व्यक्त किस चीज़ में करते हैं? तो प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं कि कितना परसेंट जनसंख्या बढ़ा है, कितना परसेंट जनसंख्या घटा है। अब जनसंख्या ऋणात्मक भी कि बहुत कारणों से हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि कभी अकाल पड़ गया, ठीक है ना, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उस कारण जनसंख्या घट भी सकती है किस क्षेत्र की। ओके, तो जनसंख्या वृद्धि क्या है समझ में आ गया। जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ गया। और जनसंख्या वृद्धि को किस में मापेंगे? हम लोग प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। ठीक है, जिससे मैंने बताया था मैंने आपको कि जनसंख्या की वृद्धि की गणना जो है प्रायः कितने वर्षों में की जाती है? 10 वर्षों के लिए की जाती है। 10 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ठीक है, अब देखिए, जो हम लोग जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, जो भी आपका सेंसस रिपोर्ट आता है ना, वो आपका उसमें उसके लिए प्राकृतिक विधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि प्राकृतिक विधि क्या है, कि प्राकृतिक वृद्धि क्या है ना, क्योंकि जनसंख्या का सेंसस का रिपोर्ट आता है उसमें लोग प्राकृतिक वृद्धि का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक वृद्धि क्या है। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक वृद्धि के अंतर्गत जो है, ठीक है, मेनली हम लोग क्या देखते हैं? जन्म दर एवं मृत्यु दर देखते हैं। एक देखिए कि जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जो है किसी निश्चित अवधि के दौरान परिवर्तन किस कारणों से आएगी? 3 कारणों से आएगी ना। या तो अगर कहीं कोई वहाँ जन्म लिया, ठीक है, जन्म लेने से क्या होगी? वहाँ जनसंख्या बढ़ सकती है। मृत्यु हुई तो जनसंख्या घट सकती है। या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वहाँ के उस क्षेत्र के लोग जो है वहाँ छोड़ के कहीं और चले गए हों, यानी कि प्रवास कर गए हों।
तो यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन के 3 कारण हैं, ठीक है। पहला कारण कौन है? जन्म दर। दूसरा कारण कौन है? मृत्यु दर। और तीसरा कारण क्या है? प्रवास, ठीक है। तो सिंपली देखिए, अब ये जो तो प्राकृतिक कारण क्या होगा? प्राकृतिक वृद्धि में क्या करेंगे हम लोग? सिंपली लेंगे, किसको हम लेंगे? जन्म दर और मृत्यु दर को, क्योंकि जन्म और मृत्यु प्रकृति के हाथों में है, ठीक है। और ये क्योंकि प्राकृतिक होता है, और प्रवास जो है वो प्राकृतिक कारण नहीं होता है, ठीक है। वो क्यों होता है? अगर किसी ह्यूमन का सिचुएशन इस तरह का हो जाता है कि वो यहाँ रह नहीं सकता, तो क्या करते हैं? या तो रोजगार के तलाश में चले जाता है, ठीक है, या कहीं किसी चीज़ से आकर्षित होकर वहाँ पर चले जाता है। तो प्रवास के बहुत सारे कारण होते हैं, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रवास के चैप्टर में, ठीक है। तो जनसंख्या में परिवर्तन के 3 कारण हैं, जन्म दर, मृत्यु दर एंड प्रवास। तो अगर प्राकृतिक वृद्धि की बात की जाए तो प्राकृतिक वृद्धि में 2 कारण आएंगे, जन्म दर और मृत्यु दर। वही अगर बात की जाए वास्तविक वृद्धि की, तो वास्तविक वृद्धि में 3 कारक आएंगे, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ओके, तो क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। प्राकृतिक वृद्धि के अंतर्गत जो है क्या लिखेंगे हम लोग? जन्म दर और मृत्यु दर को। और वास्तविक वृद्धि के अंतर्गत क्या रखेंगे हम लोग? जन्म दर को, मृत्यु दर को और प्रवास को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं कि जनसंख्या की परिवर्तनशीलता के निर्धारक कौन कौन से हैं? जन्म दर है, मृत्यु दर है और प्रवास है। अब देखते हैं हम लोग कि तीनों के बारे में देखते हैं कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है और प्रवास क्या होता है। आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग जन्म दर को। देखिए, प्रजनन का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, जन्म होता है। आइए देखिए, जन्म दर है क्या? अशोधित जन्म दर प्रजनन का आधारभूत माप है, ठीक है। अशोधित जन्म दर यानी कि क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, ये क्या है? प्रजनन का आधारभूत माप है ना। फर्टिलिटी को मेजरमेंट करते हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। प्रजनन का आधारभूत माप है, ठीक है। अब देखिए, अशोधित जन्म दर होता क्या है? मध्य वर्ष की प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में होने वाले जन्मों की संख्या को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो अशोधित जन्म दर निकालते हैं वो हम लोग जो टाइम पीरियड है हमारा उसके बीच का लेते हैं, ठीक है। मध्य वर्ष में लेते हैं कि मध्य वर्ष में प्रति 1000 बच्चों में, है ना, प्रति 1000 जनसंख्या में कितने लोगों का जन्म हुआ, ठीक है। कितनों लोगों का जन्म हुआ उसको हम लोग काउंट करेंगे अशोधित जन्म दर में, ठीक है। कितने लोगों का जन्म हुआ उसको काउंट करेंगे अशोधित जन्म दर में। इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपको? देखिए, ऊपर हो गया बर्थ रेट ड्यूरिंग द ईयर बाई एस्टिमेटेड मीड ईयर पॉपुलेशन। यहाँ पर जो पीएम दिख रहा है आपको, ये क्या है? मीड ईयर का पॉपुलेशन है, मतलब कि साल का जो बीच है ना, निश्चित समय का जो बीच का समय है, बीच का जो मध्य वर्ष है उसका पॉपुलेशन है, ठीक है। और ऊपर हो गया आपको जितने लोगों ने जन्म लिया, ठीक है। किस में देखना है? प्रति 1000 में देखना है। तो क्या करेंगे इसमें हम लोग? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीबीआर का फॉर्मूला यानी कि क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या हो गया? बर्थ ड्यूरिंग द ईयर बाय एस्टिमेटेड मीड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बर्थ में अंदर जो है माप के लिए हम लोग केवल जीवित शिशुओं को ही काउंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई शिशु अगर मृत पाया गया है तो उसको हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जिस बच्चे का जन्म हो चुका है, ठीक है, जो जीवित शिशु हैं उन्हीं को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। मृत बच्चों को इसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है अशोधित जन्म दर के अंदर, ठीक है। तो जन्म दर आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि मध्य वर्ष की प्रति 1000, ठीक है। यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड कौन सा लेते हैं? मध्य वर्ष का, है ना। मध्य वर्ष में देखते हैं कि प्रति 1000 में कितने बच्चों ने जन्म लिया, वो हमारा होगा क्रूड बर्थ रेट यानी कि अशोधित जन्म दर होगा। और ये याद रखिएगा कि माप के लिए हम लोग केवल जीवित शिशुओं के जन्म की ही गणना करेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग, देखिए, अब देखिए कि इसके दोष क्या हैं, अशोधित जन्म दर के दोष क्या हैं। देखिए, माप में बच्चे तथा बूढ़े भी सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखा, फार्मूला है ना आपका ना, एस्टिमेटेड मीड ईयर पॉपुलेशन। अब यहाँ पर मध्य वर्ष में हम लोग पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इस पूरे पॉपुलेशन में आपके बच्चे भी आएंगे, बूढ़े भी आ जाएंगे ना, ठीक है। माप में बच्चे तथा बूढ़े सबको सम्मिलित किया गया है, ठीक है।
ठीक है, बच्चे और बूढ़े को सम्मिलित किया गया है। और देखिए जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं ये प्रजनन कार्य में सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, तथा आयु, लिंग, संरचना, वैवाहिक स्त्री का भी ध्यान नहीं रखा जाता है इसमें, है ना। इन्हीं दोषों के कारण जो है इसे अशोधित जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर होगा कि इसे अशोधित जन्म दर क्यों कहा जाता है। क्योंकि अशोधित जन्म इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पूरी तरह एक्यूरेट नहीं ना है। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर मिड ईयर पॉपुलेशन के अंतर्गत हम लोग हर किसी को रखे हैं, बच्चों को भी रखे हैं, बूढ़ों को भी रखे हैं, महिलाओं को भी रखे हैं, स्त्रियों को भी रखेंगे, वैवाहिक को भी रखा गया है और अविवाहित को भी रखा गया है। तो ना ही यहाँ पर प्रजनन कार्य, अब देखिए क्या होता है कि बच्चे बूढ़े तो सक्रिय नहीं होते हैं प्रजनन कार्य में। ठीक है, अविवाहित को भी हर किसी वर्ग को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो इसी कारण से जो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशोधित जन्म दर बोलते हैं। ठीक है, इस दोष के कारण से। चलिए अब आते हैं कि मृत्यु दर क्या होती है। तो अशोधित मृत्यु दर जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि मृत्यु क्या है। देखिए, तो मृत्यु की परिभाषा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गई है 1953 में। ठीक है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। क्या दी गई कि जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों के अस्थायी रूप से लोप या लुप्त हो जाने को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु तभी हो सकती है जब शिशु जीवित पैदा हो। ठीक है, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मृत्यु तभी हो सकती है जब शिशु जीवित पैदा हो। मतलब कि जो बच्चे मृत पैदा होते हैं उनको हम लोग मृत्यु में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जिनकी जन्म हुई है कुछ देर के लिए ही, ठीक है, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है, तब हम लोग उसको मृत्यु में काउंट करेंगे। ठीक है, और मृत्यु कब होगा, जब जीवन के जितने भी प्रमाण हैं अगर वो लुप्त हो जाएं तो वो मृत्यु कहलाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषा एग्जाम में आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छी परिभाषा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी गई है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि अशोधित मृत्यु दर क्या होता है, यानी क्रूड डेथ रेट क्या होता है। देखिए यहाँ भी सिंपल वैसा है, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, वहां पर क्या देखे थे हम लोग, प्रति 1000 लोगों में, है ना, प्रति 1000 लोगों में क्या देखे थे, कितने, प्रति 1000 जनसंख्या में कितने लोग जन्म लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने लोग मरे, कितने लोगों का मृत्यु हुआ, वो देखते हैं हम लोग क्रूड डेथ रेट के अंतर्गत। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ कितना हुआ डिवाइड बाय मीड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। यहाँ भी जो भी काउंटिंग करेंगे हम लोग मीड ईयर पॉपुलेशन में करेंगे। ठीक है, मीड ईयर में, तो यहाँ भी वही होगा मध्य वर्ष में। ठीक है, प्रति 1000 व्यक्तियों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा क्रूड डेथ रेट होगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको। यहाँ भी वही चीज़ है कि अशोधित मृत्यु दर के भी कुछ दोष हैं, इस कारण से तो क्या बोला गया है, अशोधित मृत्यु दर बोला गया है। कैसे, देखिए औसत दर, देखिए क्योंकि अशोधित मृत्यु दर जो है एक औसत दर है। ठीक है, ये भी हमारी सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। गणना करते समय सभी जनसंख्या को सम्मिलित यहाँ भी किया गया है। ठीक है, परंतु जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। अब देखते होंगे, है ना, कि डिफरेंट आयु वर्ग के देखिएगा तो उनकी मृत्यु दर अलग अलग नजर आएगी। ठीक है, जैसे आप अगर यंगस्टर को देखिएगा, है ना, तो उनकी मृत्यु दर अलग है। ठीक है, बूढ़ों को देखिएगा उनकी मृत्यु दर आपको अलग नजर आएगी। ठीक है, बच्चों को देखिएगा तो इनकी मृत्यु दर अलग नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारा डेटा है वो क्या है, औसत है। एक्चुअली में मेनली जितना भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ना वो हमारा एक्यूरेट नहीं होता, वो हमारा एवरेज ही होता है, औसत ही होता है। ठीक है, पूरी तरह से वो ट्रू नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अशोधित बोल के चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अशोधित जन्म दर जो और अशोधित मृत्यु दर जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जनसंख्या के परिवर्तन के तीसरे घटक की ओर चलते हैं, वो क्या है, हमारा प्रवास या पलायन। देखिए प्रवास क्या है, जब जनसंख्या के किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। ठीक है, जैसे आज आप यहाँ पर हैं, कल होके कहीं और चले गए तो वो क्या कहलाएगा, प्रवास कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया प्रवास को। आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे, प्रवास ऐसा नहीं कि बस डिफिनेशन देकर छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे के चैप्टर में प्रवास आपका है। ठीक है, तो प्रवास वहाँ पर हम लोग पूरी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रवास क्या है, प्रवास के कितने कारण होते हैं, प्रवास किन कारणों
प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, प्रवास किन कारणों से होता है, प्रवास के क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि आगे हमारा प्रवास पे एक चैप्टर ही है। ओके, तो आपको यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। जन्म दर के बारे में, मृत्यु दर के बारे में, मृत्यु क्या है ये भी क्लियर होगा। जनसंख्या वृद्धि हमने पढ़ लिया, जनसंख्या वृद्धि के कारण, परिवर्तन के कारण कौन कौन से हैं वो भी हमने देख लिया, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। जनसंख्या को कौन कौन से कारक, कौन कौन से घटक जो है प्रभावित करते हैं। देखिए, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले घटक जो हैं दो प्रकार के हैं, एक है भौतिक कारक, एक है मानवीय कारक। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले दो घटक हैं, भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। सबसे पहले देखते हैं हम लोग भौतिक कारक में। तो भौतिक कारक में सबसे पहला हमारा उच्चावच, ठीक है। देखिए, यह जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारण है। ऊंचे पर्वत, उबड़ खाबड़ प्रदेश तथा पठार प्रायः विरल जनसंख्या को दर्शाते हैं। इसके विपरीत मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध होती है। देखिए, अब देखते हो कि हाइट जो है, ठीक है, हाइट जो है वो बहुत डिफर करता है ना, जनसंख्या को बहुत प्रभावित करता है। तो देखते होंगे जितने आप हिली एरिया देखते होंगे, माउंटेनियस एरिया देखते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या जो है थोड़ी कम पाई जाती है। वहाँ पर विरल जनसंख्या, वहाँ पर विरल सघन जनसंख्या नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ऐसा? और देखते होंगे जो आपके प्लेन एरिया हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कारण क्या है? तो कारण यह है कि मैदानी क्षेत्रों में है आपको अधिक सुविधा मिल पाएगी, है ना। यहाँ पर मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। जैसे कि आपको एग्रीकल्चर करना है तो एग्रीकल्चर आपको माउंटेनियस एरिया में हो नहीं पाएगा। एग्रीकल्चर आपको कहाँ पर हो पाएगा? खेती जो कृषि जो है आपको प्लेन एरिया में ही हो पाएगा। वही अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, यातायात की, रेलवे वगैरह की, तो रेलवे वगैरह जो है वो आपको वहाँ पर डिफ़िकल्ट है पर्वतीय इलाकों में, जबकि मैदानी इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा है, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो उच्चावच भी देख सकते हैं किस तरह प्रभावित करता है ना। उसके बाद जलवायु, जलवायु भी एक कारण है। देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला ये दूसरा प्रमुख कारण है। मनुष्य तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता के कुछ अनुकूल परिस्थितियों में ही रह सकता है। प्रायः समान परिस्थिति वाली जलवायु की दशाएं जनसंख्या को प्रभावित करती है। अत्यंत ठंडे प्रदेश तथा अत्यंत गर्म और शुष्क मरुस्थल प्रदेश अपने जलवायु संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जनसंख्या को आकर्षित नहीं करते हैं। सिंपल देखिए, अब देखते होंगे कि जहाँ पर जलवायु अनुकूल होती है, मतलब कि जहाँ पर ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, वहाँ पर देखते होंगे कि आपकी अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ पर मौसम अनुकूल होता है। तो वो कृषि के लिए भी अनुकूल होगा, रहने के लिए भी अनुकूल होता है। अब वही देखिएगा कि जहाँ पर तापमान अब बहुत अधिक है, वही है ना, तो वहाँ पर क्या है कि जनसंख्या आपको बहुत कम पाएगी, क्योंकि हमारा शरीर जो है अधिक तापमान नहीं बर्दाश्त करता। और यदि कहीं पर अगर ठंडी प्रदेश है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, जैसे कि आप अंटार्कटिका देख लीजिए, तो अंटार्कटिका में क्या जनसंख्या वहाँ ना के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ऐसा है कि इतना ठंडा है कि हमारा बॉडी जो है उसको, है ना, सस्टेन नहीं कर पाएगा, है ना, हमारा बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखते होंगे वहीं पर जनसंख्या अच्छी पाई जाती है, अधिक जनसंख्या पाई जाती है जहाँ पर मौसम अनुकूल हो, ठीक है, हर तरह के मौसम हो। तो जो देख सकते हैं कि बिहार वगैरह में, ठीक है, बिहार, यूपी, यहाँ पर ना जनसंख्या आपका अधिक है। वही आप देखिएगा कि साउथ साइड जाइएगा तो आपको जनसंख्या थोड़ा कम नज़र आएगा, या नॉर्थ साइड जाइए आप जम्मू कश्मीर, तो वहाँ भी जनसंख्या थोड़ी कम नज़र आएगी, ठीक है। कारण वही है तापमान, ठीक है। इंडिया को ही देख सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिट्टी। अब देखिए, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी वो कृषि के लिए क्या होगा? उपयुक्त होगा। और ठीक है, जहाँ पर कृषि होती है वहाँ पर जनसंख्या भी क्या अधिक पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि कृषि से हमारे रोजगार के कुछ अवसर भी मिलते हैं ना, ठीक है। तो उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों की जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी जो है कृषि के लिए क्या होती है? मुख्य आधार होती है। उस पर खनिज, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पर खनिज मिलता है, ठीक है, जहाँ पर खनिज मिलता है तो वहाँ पर लोग आके बसने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रोजगार के अवसर होते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपको रोजगार के अवसर होंगे। जहाँ पर रोजगार के अवसर हैं, जहाँ पे
ठीक है, जीवन के अवसर है वहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो जहाँ पर भी खनिज होगा उन क्षेत्रों में क्या होते हैं, लोग आके बसने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर है ना उनको श्रमिक के रूप में कार्य करने को मिलता है। उसका वनस्पति, विभिन्न प्रकार की वनस्पति जनसंख्या विभिन्न प्रकार का प्रभाव डालती है। ओके, तो उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मानवीय कारक। मानवीय कारक में जैसे कि हमारा हो गया कृषि के जितने भी कारण देखे थे हम लोग ना, वनस्पति, खनिज, मिट्टी, सब क्या है, ये सब प्रकृति का देन है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, भौतिक कारक। जो भी कुछ प्रकृति का देन है सब कुछ किस में आएगा, भौतिक कारक में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा मानवीय कारक जो मानव की देन है। ठीक है, जैसे पहला है हमारा कृषि। ठीक है, जैसे हमें पढ़ा हम लोग ना कि जिस देशों में कृषि का विकास हुआ है वहाँ जनसंख्या क्या होती है, अधिक पाई जाती है, क्योंकि कृषि से रोजगार के क्या मिलेंगे, क्योंकि कृषि से क्या होगा हमको, है ना, अवसर मिलेंगे रोजगार के। ठीक है, यहाँ हम लोग कृषि कर सकते हैं, खेती करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नगरीकरण। नगरीकरण में ने जनसंख्या को विशेष रूप से बढ़ावा दिया है। नगर उद्योग, खनन, व्यापार, शिक्षा, प्रशासन आदि के केंद्र जिससे आसपास क्षेत्रों के बीच आकर्षित होते हैं। देखिए, अब जहाँ पर नगर होता है, जहाँ पर नगरीकरण होता है, देखते होंगे कि सिटी एरिया में, ठीक है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर हर तरह की सुविधा होती है, वहाँ पर शिक्षा मिलती है। ठीक है, उद्योग वगैरह होते हैं तो उद्योग में आप काम कर सकते हैं। जहाँ पर खनिज होते हैं वहाँ पर लोग भी अपना रोजगार पा सकते हैं। ठीक है, जहाँ प्रशासनिक इलाका होता है वहाँ पर भी क्या होता है कि जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, कि जहाँ पर सुविधा अच्छी होगी वहाँ पर लोग क्या करेंगे, ज़्यादा मूव करेंगे, है ना, क्योंकि शहर में क्या होता है कि आपको हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो हर तरह की सुविधा का लाभ उठाना आप भी चाहिएगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है कि वहाँ पर जनसंख्या जो है अधिक पाई जाती है। उसके बाद है आपका औद्योगिक विकास। किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक विकास वहाँ पर जनसंख्या को अधिक आकर्षित करता है। अब जहाँ पर उद्योग लगे हैं, इंडस्ट्री लगे हैं, तो वहाँ पर तो रोज़गार के बहुत ज़्यादा ही अवसर हैं, इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक कारखाना जो, अगर 1 हेक्टेयर में कोई भूमि पर कोई कारखाना खुला तो लगभग 1000 श्रमिकों को क्या करेगा, आजीविका प्रदान करेगा। ठीक है, और जीवन यापन करने के लिए रोजगार क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो जहाँ पर औद्योगिक विकास होता है वहाँ पर भी क्या होती है, अधिक जनसंख्या बसती है। ठीक है, उसके बाद है यातायात, है ना, यातायात की सुविधा जहाँ पर होगी वहाँ भी क्या होगी, जनसंख्या अधिक बसती है। ठीक है, फिर देखिए बाहरी आय प्राप्त करने की क्षमता जनसंख्या के घनत्व पर गहरा प्रभाव डालती है, जैसे कि पर्यटन स्थल, है ना। अब देखते होंगे कि जितने भी आपके नॉर्थ साइड के देश हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश पर इनका या उत्तराखंड वगैरह हो गया, ये सब जो क्या है, पर्यटन पर ही बेस्ड है इनका। ठीक है, जितने भी पर्यटक स्थल हैं या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, पर्यटक स्थल के बारे में देखेंगे हम लोग, पर्यटन के बारे में टूरिज्म पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो टूरिज्म भी जनसंख्या को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, क्योंकि वहाँ भी आपके रोजगार के अवसर हैं। ठीक है, बाहरी देशों से बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग करने आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये बहुत सारे रोजगार के अवसर है ना। ठीक है, कि उनके लिए होटल का प्रबंधन कर सकते हैं आप। ठीक है, या कुछ वहाँ पर दुकान लगा सकते हैं। ठीक है, या और भी, या टूरिस्ट गाइड बन सकते हैं, तो वहाँ पर भी रोजगार के कई अवसर हैं। ठीक है, और अभी के क्षेत्र में पर्यटन जो है ना, पर्यटन का इकोनॉमी में हमारा बहुत अच्छा ही योगदान है। ठीक है, तो पर्यटन भी एक क्या है, कारण है। ठीक है, पर्यटक स्थल जो है ना, वो भी एक क्या क्या है, हमारा एक कारक हो गया इसका। उसके बाद है सामाजिक और धार्मिक कारण। देखिए ना, सामाजिक और धार्मिक कारण भी क्या करते हैं, जनसंख्या को आकर्षित करती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए आप काशी देख लीजिए, अयोध्या हो गया। ठीक है, यहाँ पर लोग किस कारण से बसते हैं, धार्मिक कारणों से लेकर, ठीक है, या सामाजिक कारणों से लेकर। ठीक है, और देखिए जैसे कि सामाजिक कारण से भी बहुत सारी जनसंख्या कई क्षेत्र की बढ़ी भी है, जैसे कि कहीं पर था ना बहुविवाह प्रथा थी। ठीक है, हिंदुओं में बाल विवाह प्रथा, तो इस कारण से जनसंख्या में वृद्धि हुई है बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, क्योंकि अगर कम समय में किसी का विवाह कर दिया जाता था तो अधिक बच्चे जन्म लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके हैं फिर राजनीतिक कारक। किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि या कमी होना वहाँ की सरकार की नीतियों पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है। ठीक है, जहाँ पर सरकार की नीति के भी बहुत ज़्यादा असर कर पड़ता है। लेकिन जहाँ पर आपका राजनीतिक दंगे जहाँ पर होते हैं वहाँ से लोग क्या करते हैं, प्रवास वगैरह करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको जो क्लियर होगा।
ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या देखा? आज के लेक्चर में हम लोग देखा कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारक कौन कौन से हैं, 3 कारक के बारे में देखा हम लोग ने, जन्म दर के बारे में, मृत्यु दर के बारे में, प्रवास के बारे में, और हमने देखा कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, 2 घटक देखा हमने, भौतिक कारक और मानवीय कारक। इसको देखिए, इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इसको सोच के लिख सकते हैं। भौतिक कारक सिंपली देखना है कि पर्यावरण को लेकर, है ना। भौतिक कारक सिंपल नेचुरल चीज़ को देखना है, जैसे ऊंचा वृक्ष हो गया, मिट्टी हो गया, है ना। ठीक है, ये सबको देखना है आराम से। ठीक है, जलवायु हो गया, बस देखिए जितना सोचिएगा उतना अच्छा बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, 1-2 बार सोचिएगा थोड़ा सा, सब कुछ लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद मानवीय कारक, ये सब वगैरह। मानवीय कारक में जो मानव को देने से यातायात वगैरह हो गया, पर्यटन स्थल हो गया, राजनीतिक कारक हो गया, सामाजिक कारक हो गया, बहुत सारा कारक हैं। ठीक है, और देखिएगा ज्योग्राफी में मैक्सिमम में हर जगह ये कारक आएंगे ही आएंगे, तो ये आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। अब आगे का जो भी पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, थैंक यू। जिस किसी ने, और आपको यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को, ठीक है, अपने सगे संबंधियों को क्या करिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, तो हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे। ठीक है, अभी ज्योग्राफी के ला रहे हैं, आगे चलकर हम लोग पॉलिटी की वीडियो भी लाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।